हेलो गाइस, इसी यूट्यूब चैनल पे हमने कारों का सिलसिला शुरू किया है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर योर May 23 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट। गाइस, हमने आपको कमिट किया था दैट वी आर गोइंग टू कम अप विद प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट विद एनिमेशन, मैक्सिमम रिटेंशन, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, MCQ सॉल्विंग एंड मच मोर। सो जैसे ही आपने इस वीडियो में देखा, इसके प्रीवियस 2 वीडियोस में देखा है कि जिस हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से हमारा पूरा कोर्स रिवाइज्ड कोर्स प्लान होकर के शूट हो रहा है आपके लिए। You can buy this premium recorded Unacademy studio content from the links which are given in the description box. And yes, you can very well use the code, the proud code AUDITSAR to get the maximum possible discount on subject wise subscription. So subject wise subscription के जो prices है वो कुछ इस हिसाब से है जहाँ पे आपको 10% या 20% का discount मिल जाएगा। So चलिए guys, without any further delay, let's get started with today's topic. 2 lectures already हो चुके हैं. So please do watch those lectures and then start with part number 3 of Caro 2020. And yes, wait. अगर आपको हमारी और हमारे टीम की ये मेहनत पसंद आ रही हो, it is adding value to your subject analysis, value to your knowledge, don't miss to give that big fat thumbs up and to write the comments in the comment section below. चलिए शुरू करें part 3 of Caro 2020. Hello everyone, welcome to the next class of Caro 2020. So basically CA Final Advanced Auditing and Professional Ethics में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है Caro 2020. ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 में हम लोगों ने एप्लीकेबिलिटी क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 का रिपोर्टिंग पढ़ लिया है. आज के दिन पे हमारा जो टारगेट है वो है टू कंटिन्यू विथ क्लॉज 4. सो इज एवरीवन रेडी? शुरू किया जाए. अभी मैं पूछा नहीं कर रही हूँ, खुश मत हो जाओ. लेक्चर के बीच में जैसे मेरे 2 से 3 क्लॉजेस हो जाएंगे, मैं आपके साथ पूछी क्वेश्चन करने वाली हूँ. ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ द डे में पूछी इज नॉट रिक्वायर्ड. वी आर स्टार्टिंग डायरेक्टली विथ क्लॉज नंबर 4. चलो, सो थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते, पूछी ना करते, रिकैप्चुलेशन कर लेते, फिर क्लॉज नंबर 4 पे चलते हैं. बच्चों, कारो में हम लोगों को 2 चीज पढ़नी थी. कौन सी? एक तो एप्लीकेबिलिटी और दूसरा रिपोर्टिंग. एप्लीकेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ ली थी. कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सक्लूडिंग बिप्सो. यस. रिपोर्टिंग में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कितने क्लॉजेस है टू रिपोर्ट? 21, जिसमें से पहला क्लॉज जिसके लिए हम लोग रिपोर्ट करते हैं अंडर पैरा नंबर 3, दैट इज विथ रिगार्ड्स टू प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, दैट इज PPE. दूसरा, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं विथ रिगार्ड्स टू इन्वेंट्रीज के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं. तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हम लोगों ने MCQ भी किया था, यहां पे हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लोन, राइट? सो एनी अमाउंट विच इज गिवन बाय द कंपनी, द लोन्स और द एडवांसेस विच इज गिवन बाय द कंपनी. इसमें काफी सारा रिपोर्टिंग था गाइस. यहाँ पे भी इंटरनल रिपोर्टिंग था, PPTRB, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड्स, रीवैल्यूएशन, बेनामी प्रॉपर्टी. यहाँ पे भी हमारा 2 से 3 पॉइंट था, जहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि इन्वेंट्री का जो वैल्यू है इन द स्टेटमेंट्स वो सारा मैच हो रहा है. राजू भाई वाला एग्जाम्पल याद किया था. यस. तीसरे उसमें हम लोगों ने लोन वाला पॉइंट पढ़ा था कि जब भी कंपनी किसी को, अगेन यहाँ पे राजू भाई वाला एग्जाम्पल, अगर कंपनी किसी को लोन दे रहा है, कंपनी ने रिलेटेड पार्टी को लोन दे दिया है, कंपनी ने, डायरेक्टर ने कोई ऐसे जॉइंट वेंचर एसोसिएट को लोन दे दिया है जहाँ पे टर्म्स फिक्स नहीं है, प्रमोटर्स को लोन दे दिया है जहाँ पे रीपेमेंट का शेड्यूल नहीं है, सो वो सारा चीज का रिपोर्टिंग था, राइट? कूल. नाउ वी आर गोइंग अहेड विथ क्लॉज नंबर 4. सो हाउ विल वी राइट दिस? पैरा 3 क्लॉज 4. अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट लोन्स और एडवांसेस. सो मैम, इसमें फर्क क्या है ये? सो हियर this is the loan which is given by the company to the director of the company. अगर कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन देती है या फिर कंपनी अपने इंटर कंपनी जैसे कि सब्सिडरी, एसोसिएट को लोन देती है, तो देयर आर फ्यू सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड. मतलब क्या? अगर कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन पैसा दे रही है तो हमें कंप्लाई करना पड़ता है सेक्शन नंबर, जोर से बोलो, सेक्शन नंबर, वेरी गुड, 185. सो वी बीइंग ऑडिटर्स, अगर आज मैं ऑर्गेनाइजेशन में आऊँ, मैंने देखा कह रहा कंपनी ने तो डायरेक्टर को पैसा दिया है,
तो वी बीइंग ऑडिटर्स हमको क्या चेक करना है? हमको चेक करना है वेदर कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 इज बीइंग डन। कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं हुआ, मतलब इस सेक्शन का उल्लंघन तो नहीं किया। बस इसी चीज का रिपोर्टिंग हमको क्लॉज नंबर 4 में करना है। इजी, सुपर स्ट्रेट। चलो किताब में चलते हैं। Compliance of the provision of section 185 and 186. So this is in respect of loans, investments, guarantees. Loans, investments, guarantees, security. Whether the provision of section number 185, 186, जोर से 185, 186 of Companies Act have been complied with. If not, अगर ये comply नहीं हुआ, तो statutory auditor is required to give the details thereof. Very simple clause to report. Provide the details. खत्म. So what is the author's note? So अभी आपके दिमाग में आएगा कि मैम what 185, 186 deals with. अगर आपने लॉ पढ़ लिया है तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे हम लोग कंपनी को एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। कंपनी को कहते हैं ना जी ना, आप डायरेक्टर को पैसा नहीं दे सकते। बट देर आर फ्यू क्लॉजेस, देर आर फ्यू इंटरिम रिक्वायरमेंट्स। अगर कंपनी वो कंप्लाई करता है तो ही वो डायरेक्टर को लोन दे सकता है। सो 185 इज अ प्रोविजन विथ रिगार्ड्स टू द कंप्लायंसेस अबाउट द अमाउंट विच इज पेड टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, कूल। नेक्स्ट इज पब्लिक डिपॉजिट। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इंटरेस्टिंग। Clause number 5. Clause number 5 talks about public deposits. Para 3, Clause 5. अब ये पब्लिक डिपॉजिट क्या है? देखो, पहले मैं एक्ट में लेके जाती हूँ आपको, प्रोविजन समझाती हूँ, फिर अपना रिपोर्टिंग समझाती हूँ। ऑलराइट, सो जस्ट इतना समझिए कि ये कोई कंपनी है के लिमिटेड। आप इस के लिमिटेड के डायरेक्टर हो। ठीक है, आप इस के लिमिटेड के डायरेक्टर हो। नॉर्मली यह कंपनीज एक्ट बड़ा सा ग्रंथ है हमारे पास। सो ये कंपनीज एक्ट ने साक्षात कंपनी को कहा है कि कंपनी सुन, आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कंपनी ने कहा क्यों? कंपनी ने कहा कि क्यों भाई मैं पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता? कंपनीज एक्ट ने कहा अगर आपको फंड्स की जरूरत है ना, पैसों की, तो शेयर्स के माध्यम से शेयर होल्डर्स से पैसा ले लो। शेयर्स के माध्यम से शेयर होल्डर्स के पास से पैसा ले लो, बट पब्लिक डिपॉजिट्स के नाम पे आप पैसा नहीं ले सकते। मैम ऐसा किसने बोला? सेक्शन नंबर 73 ने। मैम किसको बोला? कुछ प्राइवेट कंपनीज को बोला। तो मैम हम तो ऑडिटर्स हैं, हम क्या करेंगे? आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये चीज़ चेक करनी है कि सेक्शन नंबर 73 के बाद सेक्शन नंबर 74, 75 इज अ पेनल्टी सेक्शन, 76 कुछ ऐसी कंडीशंस दे करके रखी। कंपनी ना बहुत रोने लगा। कंपनी ने कहा कि कंपनीज एक्ट ये तो गलत कर रहे हो आप, मुझे पब्लिक डिपॉजिट के नाम पे पैसा रेज करना है, आपने मना कर दिया, ये तो गलत किया। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने क्या कहा कि देखो मैं कुछ कंडीशंस देती हूँ आपको, वो कंडीशंस कंप्लाई करो। आप कंडीशंस कंप्लाई किया तो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, कंडीशंस कंप्लाई नहीं किया तो पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकते। ठीक है, इतना क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा आगे। कंपनी मान गया, कंपनी ने कंपनीज एक्ट को कहा कि आप निश्चिंत रहो, आप जो भी कंडीशंस दे रहे हो मैं फुलफिल करूंगा। बट थोड़ा सा आगे हमने देखा इस कंपनी पे तो केस चालू हो गया पब्लिक डिपॉजिट के नाम पे। उसने पब्लिक से डिपॉजिट का पैसा तो लिया, इसने पब्लिक से डिपॉजिट का पैसा तो लिया, बट रीपेमेंट में प्रॉब्लम किया। हो सकता है यहाँ पे इंटरेस्ट देने में प्रॉब्लम किया, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम किया ना। उस नॉन कंप्लायंसेस के वजह से ये कंपनी पे कोई केस चालू हो गया। अब मुझे इतना बताओ, सिर्फ सिंपल एंड स्ट्रेट केस चालू हो गया है तो कंपनी को कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा या नहीं मानेंगे तो चलेगा? मानना पड़ेगा यार। ओके, कंपनी को एनसीएलटी का ऑर्डर मानना पड़ेगा या नहीं मानेंगे तो चलेगा? अरे बाकायदा मानना पड़ेगा। बस यही दो चीजें हैं जो हमें रिपोर्ट करनी है। क्या चीज? पहला, वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 आर कंप्लाइड, जो कंपनीज एक्ट बोल रहा था। दूसरा, अगर कोई ऑर्डर दिया है, डायरेक्शंस दिया है, किसने? कोर्ट ने, एनसीएलटी ने, सीएलबी ने, कंपनी लॉ बोर्ड ने, कोई भी ऐसा ऑर्डर या डायरेक्शंस दिया है किसको? कंपनी को,
तो वो चीज़ कंप्लाई हुआ है या नहीं, इसका रिपोर्टिंग हमें करना है। अगर नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उल्लंघन, कॉन्ट्रावेंशन मिल रहा है, वी नीड टू रिपोर्ट दैट थिंग। क्लियर? श्योर? चलो किताब में चले। दो चीज रिपोर्टिंग करनी। पहला, whether the provision of section 73 to section 76 or any other provision in relation to public deposit have been complied. If not, तो बार ये बाबा मुझे कॉन्ट्रावेंशन बताओ। दूसरा, अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है बाय whom, बाय CLB, NCLT दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, RBI और एनी अदर कोर्ट, किसी ने भी कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है तो सेम हैज बीन कंप्लाइड विथ और नॉट। अगर नहीं हुआ है तो उसका डिटेल्स देंगे। क्लियर? पक्का? श्योर? डन। यहाँ पे आपका क्लॉज 4, क्लॉज 5 खत्म होता है। बिफोर आई स्टार्ट विथ क्लॉज 6, टेक अ पॉज ऑफ हाफ अ मिनट, क्विकली गो बैक टू सेक्शन नंबर 148। 148 का कॉस्ट रिक्वायरमेंट्स, जो रिकॉर्ड्स और मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है, वो रीड करके वापस आना फटाफट से, और फिर हम लोग शुरू करते हैं क्लॉज 6। पढ़ लिया 148? पक्का? तो चलो 148 में एक सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था कंपनीज एक्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कुछ कंपनीज को ऐसी ड्यूटी दी है फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ सच कॉस्ट रिकॉर्ड्स विच इज मेंटेन। बराबर है? तो ये दो ही चीज का रिक्वायरमेंट हमको किसने दिया है? सेक्शन नंबर 148 में। बस आप और मैं इस के लिमिटेड के ऑडिटर है, अपने को सिर्फ इतना चेक करना है बच्चों, कंप्लायंसेस विथ 148 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड वो भी वेट, थोड़ा चार्ट बना लेती हूँ। अभी साइमल्टेनियसली मत करो, मेरा चार्ट हो जाना तो उसके बाद कॉपी करना, सो दैट यू अंडरस्टैंड द साइजिंग, उसके बाद फ्रेम करना। ओके? कॉस्ट, इसमें दो चीजें हैं बच्चों, दो नहीं 3 चीजें हैं, बट तीसरी चीज अब तक आपने पढ़ी नहीं है, फिजिकल ऑडिट में मैं इसको सिर्फ एक्सटेंड करके रख देती हूँ, बाद में चार्ट कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला आता है सेक्शन नंबर 148 विच गिव्स यू द रिक्वायरमेंट फॉर, वेरी गुड, मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एंड दूसरा कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ सच कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन। बराबर? उसमें आपको थ्रेशोल्ड लिमिट देकर के रखा था 35 CR। ऑडिट करवाने के लिए 2 थ्रेशोल्ड लिमिट था, 35, 25, 150 CR इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। बराबर? ओके। अब आता है कारो 2020 क्लॉज, कौन सा चल रहा है? 6। अब यहां पे मुझे बताओ रिपोर्टिंग कर कौन रहा है? मैनेजमेंट करेगा या ऑडिटर करेगा? ऑब्वियसली ऑडिटर करेगा। और ये मेंटेनेंस वाला काम कौन कर रहा है? ऑडिटर करेगा या मैनेजमेंट करेगा? मैम मैनेजमेंट करेगा। ठीक है। ही बीइंग द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ये ऑडिटर को किस चीज से रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस चीज से फर्क पड़ना चाहिए? कंपनी के पर्सनल अफेयर से, कंपनी के डायरेक्टर्स के रेपुटेशन से? नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। क्योंकि वी बीइंग ऑडिटर्स वी ऑलवेज गिव कमेंट ऑन व्हाट, ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, अकाउंट्स दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी वेरी प्रिसाइज ऑफ द कंपनी। बराबर? तो मुझे सिर्फ दिमाग लगा करके बताओ, 148 में 2 रिक्वायरमेंट है, 1 एंड 2। ऑडिटर को कौन से बातों पे रिपोर्टिंग करना है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। और आपका समय शुरू होता है अब। मेंटेनेंस, ऑडिट, बोथ या नन? बोथ। अगर आपका आंसर है बोथ, तो जनाब मैं आपको बता दूं, आपका जवाब गलत है। क्यों? क्योंकि here we are required, the company is required to make and maintain the cost records and
इसी रिकॉर्ड्स को हमें मिलाना है किस में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पे हमारा लिमिटेड काम है टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वी आर जस्ट रिक्वायर्ड टू सी वेदर द कंपनी हैज मेड एंड मेंटेन्ड कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 148। समझ में आ रहा है? सो मैम वेट, अगर ये कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बोला कि बेटा ना ऑडिट करवा लो आप, ये कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट नहीं करवाया, क्या ये चीज आप आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट या फिर कारों में रिपोर्टिंग करेंगे? नहीं करेंगे। गॉट इट? सो आपको इसका रिपोर्टिंग नहीं करना है। ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड। ओनली द थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इज वेदर द कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेड एंड मेंटेन्ड बाय द कंपनी। गॉट इट? पक्का श्योर? So here you go. Whether the maintenance, underline the word maintenance. यहाँ पे आपको दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैम 148 में तो ऑडिट और रिकॉर्डिंग दोनों का काम दिया है, तो दोनों के बारे में रिपोर्टिंग करना है क्या? नहीं. So maintenance of cost records have been specified under section by CG under section 148(1). देखो 148(2) क्या था? ऑडिट. हमको सिर्फ सबसेक्शन 1 के बारे में बात चाहिए. Whether such accounts records are made and maintained, मतलब बनाया है and बना करके रखा है. Very important point to be noted. The reporting is only with regards to maintenance of record, not about cost audit. Also, मैंने जो आपको 148 रीड करने बोला, जो कंपनी जिनका immediately preceding previous year में turnover 35 CR या इससे ज़्यादा है, उनको cost records maintain करना है. Important point number 3, MSMEs जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आर एक्सक्लूडेड. फॉरेन कंपनी हो, उसकी जो ब्रांच कंपनीज हो, एवरी कंपनी जिसका भी टर्नओवर 35 CR से ज़्यादा है, इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा. समझ में आया? पक्का? तो जो कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है या जिनको 148 कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है, you being the statutory auditor, we have to check the compliances with this section. Got it? Simple and straight. Audit के बारे में कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? पक्का वाला? चलो डन, वेरी गुड. अब आगे बढ़ते हैं विथ क्लॉज नंबर 7. अ ब्यूटिफुल प्रोविजन. ओके, मेरा वन ऑफ द फेवरेट रिपोर्टिंग क्लॉजेस. इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें पढ़ने जैसी. यहाँ पे आपका क्लॉज 6 खत्म होता है, क्लॉज 7 की ओर चलते हैं. Clause 7, that is statutory dues. क्या है ये? Statutory dues. समझ लेते हैं, फिर किताब में चलते. ओके, समझो स्टूडेंट्स, हर कंपनी, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ लॉज. लॉज है तो कंप्लाई करना पड़ेगा. अगर कंपनीज एक्ट में कोई पेनल्टी है, ड्यूटी है, फाइन है, भरनी पड़ेगी. इनकम टैक्स एक्ट में कोई पेनल्टी है, फाइन है, ड्यूटी है, टैक्स है, जीएसटी, सेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्स, कुछ भी सरचार्ज, जो भी हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है, जो भी हमारा स्टैट्यूटरी ड्यूटी होता है, वो हमें पे करना ही पड़ेगा, राइट? बट अगर हमने हमारी स्टैट्यूटरी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया, हमारी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ को पे नहीं किया, पे नहीं किया, नाउ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट में हो सकता है केस. कंपनी को वाइंड अप का ऑर्डर दे सकते हैं. सो मैम इससे क्या करें? बच्चे तो कैसे बचे? जनता को कैसा पता चलेगा कि कंपनी ने स्टैट्यूटरी ड्यूज भरा है कि नहीं भरा है, टैक्स भरा है कि नहीं भरा है? कैसे पता चलेगा? सोचो. ऑडिटर से. और किससे? तो समझो क्लॉज नंबर 7 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं विथ रिगार्ड्स टू स्टैट्यूटरी ड्यूज. और वो भी कौन सा? अब ये स्टैट्यूटरी ड्यूज को 2 भागों में डिवाइड करेंगे. पहला है अनडिस्प्यूटेड ड्यूज. व्हाट इज अनडिस्प्यूटेड? कोई झगड़ा झुगड़ी नहीं. कंपनी को पता है ये टैक्स भरना है, और इवन अथॉरिटी को पता है ये अमाउंट लेना है एंटिटी के पास से. कूल. इसको हम लोग बोलते हैं अनडिस्प्यूटेड ड्यू. और दूसरा होता है डिस्प्यूटेड
ड्यूज। डिस्प्यूटेड ड्यूज एकदम ये बेबी लेवल कंसेप्ट है। डिस्प्यूटेड ड्यूज में हमको सिर्फ इतना रिपोर्टिंग करना है कि ये केस, ये डिस्प्यूट, ये झगड़ा जुगड़ी कौन से फोरम के यहाँ पे चल रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोरम? अरे बहन का नाम नहीं है। फोरम का मतलब होता है कौन से अथॉरिटी के पास केस चल रहा है। जैसे कि आईटैट, इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल, असेसिंग ऑफिसर, कौन से रैंक के ऑफिसर के साथ कौन से स्टेज पे ये केस चल रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोरम, कहाँ पे केस चल रहा है। अमाउंट क्या है ड्यू का, कौन से साल का, विच ईयर का ये ड्यू या झगड़ा जुगड़ी चालू है। सो ऐसी सारी चीज़ें हमको यहाँ पे रिपोर्ट कर देनी है। सिंपल कि ये झगड़ा जुगड़ी है, ये डिस्प्यूटेड ड्यू है। बट दिक्कत आती है यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड ड्यूज। व्हाट इज अनडिस्प्यूटेड? झगड़ा जुगड़ी नहीं है। कंपनी को पता है 15 करोड़ भरना है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता है 15 करोड़ लेना है, कोई झगड़ा जुगड़ी नहीं है। बट फिर भी द कंपनी इज नॉट रेगुलर, जनरली रेगुलर, नॉट रेगुलर। अगर कोई कंपनी रेगुलर है इन पेइंग द ड्यूज तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं। व्हाट इज जनरली रेगुलर? जनरली रेगुलर का मतलब होता है यूजुअली द कंपनी इज रेगुलर इन पेइंग द ड्यूज। कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है कि ठीक है 10 तारीख का 11 तारीख, 11 तारीख का 12 तारीख हो सकता है, बट द कंपनीज इंटेंशन इज वेरी वेरी क्लियर कि कंपनी को ये जो स्टैट्यूटरी ड्यू है वो पे करना है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इफ द कंपनी इज नॉट रेगुलर इन पेइंग ड्यूज, मैम नॉट रेगुलर मतलब नॉट रेगुलर, द कंपनी इज मेकिंग द पेमेंट्स ऑफ द ड्यूज विच इज मोर देन 6 months आउटस्टैंडिंग। बट एक मिनट, ये चेक कब करना है, क्या क्राइटेरिया है, बताती हूँ मैम। किस चीज़ का रिपोर्टिंग करना है? हमको रिपोर्टिंग करना है व्हेन द कंपनी इज नॉट रेगुलर इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। दिस रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, as on the date of balance. Ma'am, which dues are required to be checked whether they are duly paid or not? Statutory dues. Which dues? Statutory dues. And thirdly, ma'am, when we will call any due to be outstanding or to be overdue, when it is outstanding for a period more than 6 months. मतलब कोई ऐसा स्टैट्यूटरी ड्यू जो 31 मार्च पे आउटस्टैंडिंग है एंड उस आउटस्टैंडिंग ड्यू का पीरियड कितना है, मोर देन 6 मंथ, मतलब 6 महीने से पुराना कोई ड्यू है जो पेंडिंग पड़ा है, 31 मार्च पे नहीं किया है, उस ड्यू को हम कहेंगे नॉट रेगुलर अनडिस्प्यूटेड ड्यू। एंड वी बीइंग ऑडिटर्स वी हैव टू रिपोर्ट दिस ड्यू अंडर क्लॉज ए। सो 2 पॉइंट्स है बच्चों यहाँ पे क्लॉज नंबर 7 में। क्लॉज 7 में ए एंड बी, undisputed dues, disputed dues. Undisputed dues में we talk about when the company is not regular in making the payment of the statutory dues. Not regular means it is outstanding for a period more than 6 months. Words पे ध्यान दो, more than 6 months. It is not more than equals to. It is in excess. It is more than 6 months. Got it? पक्का sure? 100%. And for disputed dues, we talk about the forum, the amount, the year, which act under which the case is run. ये सारा चीज रिपोर्ट करेंगे। क्लियर? पक्का श्योर? सो आई विल मेक यू सी द कंटेंट एंड देन आई विल टेक यू थ्रू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ऑलराइट? पहला, whether the company is regular in making the depositing of the statutory dues, and which means GST, PF, IEPF fund मतलब Investors Education and Protection Fund, ESIC, wealth tax, sales tax, service tax. Now all these words are replaced by GST, all right? So GST, customs, any other duty, any other statutory duty. Words पे ध्यान दो, underline this important word, statutory duty with the appropriate authorities. And yeah, when we will call these dues as an outstanding dues, when it is in arrear, वो outstanding है for a period more than, underline the word more than 6 months as on the balance sheet date, from the date on which it becomes payable. तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1,
अगर कोई कंपनी का इनकम टैक्स पे करना है, क्या पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, और उसका ड्यू डेट, मैं सिर्फ रैंडम एग्जाम्पल के लिए डेट ले रही हूँ, डोंट टेल मी कि मैम एक्ट में तो ये डेट दिया है वो डेट दिया है, इट इज़ नॉट विथ रिगार्ड्स टू इनकम टैक्स एक्ट, इट इज़ जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। सी फॉर एग्जाम्पल इसका ड्यू डेट था पे करने का 30 सितंबर, ठीक है। उस कंपनी ने वो टैक्स को पे नहीं किया है। मैम कितना अमाउंट था, अमाउंट था ₹10,47,389 रुपीज़, ठीक है। कंपनी कौन, कंपनी के लिमिटेड। कंपनी के लिमिटेड ने इनकम टैक्स जो भरना था 30 सितंबर को वो पे नहीं किया है। अब आप गए वहां पे एज एन ऑडिटर, आपने देखा 31 मार्च तक, 31 मार्च तक ये पैसा अभी भी पे नहीं हुआ है, पे नहीं हुआ है। अब मुझे बताओ, ये तो है स्टैट्यूटरी ड्यू बिकॉज ये इनकम टैक्स है। 30 सितंबर को पे करना था, 31 मार्च पे ये आउटस्टैंडिंग है, अभी भी पे नहीं हुआ है। दिस इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च। इसका रिपोर्टिंग हम करेंगे या नहीं करेंगे, सोचो और मुझे बताओ। 3 कंडीशन सिर्फ चेक करनी है, स्टैट्यूटरी ड्यू है कि नहीं। अगर स्टैट्यूटरी ड्यू है तो ये अरियर में है कि नहीं एज ऑन 31 मार्च। अगर अरियर में मतलब आउटस्टैंडिंग है, दैट हैज टू बी फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months। तो यहाँ पे चेक करके बताओ रिपोर्टिंग करना है या नहीं करना है। वेरी गुड, रिपोर्टिंग, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करना है। अब पूछो क्यों, पूछा है तो ध्यान से सुनो। क्योंकि बच्चों यहाँ पे एग्जैक्ट 6 months आउटस्टैंडिंग हो रहा है, इट इज नॉट मोर देन 6 months। काउंट करो ना, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एग्जैक्ट 6 months आउटस्टैंडिंग। इज दिस अ पीरियड मोर देन 6 months? नो, हेंस नो रिपोर्टिंग इज टू बी मेड। समझ लो, समझ में आया है, पक्का, श्योर, डन। तो चलो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं हम। जूम करने का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि दिस साइड द आंसर्स आर रिटर्न, सो आप आंसर्स ना देखें। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, म्युनिसिपल टैक्सेस, TDS, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये किसको पे किया है, ये पे किया है से फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट को। मुझे बताओ क्या ये स्टैट्यूटरी ड्यू है, हाँ या नहीं। एब्सोल्युटली यस, दिस इज अ स्टैट्यूटरी ड्यू, यस। समझो बच्चों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है, इसका और एक पॉइंट मैंने नीचे दे करके रखा है, यूजुअली दे आर नॉट पेड टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर दिस इज अंडर सम एक्ट और द अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो ही स्टैट्यूटरी ड्यू होगा। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, यू कंसिडर दिस एज नॉट अ स्टैट्यूटरी ड्यू। नेक्स्ट, टर्नओवर फीस टू सेबी, स्टैम्प ड्यूटीज, yes, this is a statutory due. Bonus gratuity, this is not a statutory due. PF is a statutory due. Advance tax, yes, is a statutory due. Important question, custom duty on the imported goods which are kept on the bonded warehouse. Custom duty जो आप पे करते हो on the goods which are kept in the bonded warehouse, क्या ये statutory due है? Wait, I'll just give you a small explanation. What is bonded warehouse? सी फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी के आगे है कुछ तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इंडियन टेरिटोरियल वाटर के बियॉन्ड में जो भी चीज़ें आती हैं वो हमारे लिए क्या होती है, या फिरंगी, फॉरेन होती है। अगर गुड्स यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो शिप में अगर कोई गुड्स आए हैं, ये गुड्स मैंने क्या किया पता है, मैंने ये गुड्स को अपने पोर्ट पे उतारा ही नहीं। मैम क्यों? मैंने ये डोमेस्टिक एरिया में बेचने के लिए मंगाया ही नहीं। मैम क्यों? अरे सुनो तो,
मैंने गुड्स कंट्री ए से मंगवाया, मैंने सिर्फ कस्टम पोर्ट में कुछ बॉन्डेड वेयरहाउस से मैंने गवर्नमेंट से बात की, गवर्नमेंट ये गुड्स जो आया है मुझे इंडिया में नहीं बेचना है, मुझे ये गुड्स पे और काम करना है और उस गुड्स को वहीं से कंट्री बी में भेज देना है। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा ठीक है, अब मैं ये गुड्स इंटीरियर डोमेस्टिक एरिया में लेकर के आऊँ, फिर मैन्युफैक्चरिंग करूँ, फिर से पोर्ट पे लेकर के आऊँ, फिर उसको एक्सपोर्ट करूँ, डोंट यू फील ये लंबा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया गुड्स, अब उसको बॉन्डेड वेयरहाउस में रखा है, मैंने उसको डोमेस्टिक एरिया में यूज़ करने के लिए निकाला ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है इंपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी तो लगेगा, क्या ये कस्टम ड्यूटी हमारा स्टैट्यूटरी ड्यू है या नहीं? सोचो, आईडीटी पढ़ लिया ना? हाँ जी, सोचो और बताओ। है? नहीं है बेटा। पूछो क्यों? अब पूछा है तो ध्यान से सुनो। क्योंकि ये गुड्स पे लायबिलिटी तब आती है जब ये इंपोर्टेड गुड्स मैं इंडियन डोमेस्टिक एरिया में यूज़ करने के लिए निकालूं। ये लायबिलिटी मेरी अक्रू ही नहीं हुई क्योंकि मैंने इसको यहीं का यहीं बॉन्डेड वेयरहाउस में रख दिया है। क्या मैंने उसको इंडिया में यूज़ करने के लिए निकाला? क्या मैंने उसको इंडिया में सेल करने के लिए निकाला? नहीं। तो यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी होती है वो अब तक लायबल ही नहीं। हाँ, हैड इट बीन द केस मैंने ये गुड्स इंडिया में बेचने के लिए निकाल दिया, डोमेस्टिक टेरिटोरियल एरिया में निकाल दिया, तो मेरी ये ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी आ जाएगी। अब तक नहीं आई है, समझा? तो इफ द गुड्स आर केप्ट एट द बॉन्डेड वेयरहाउस, मैंने एक बॉन्ड साइन किया कि ये गुड्स मैं आपके बॉन्डेड वेयरहाउस में रख रही हूँ गवर्नमेंट, मुझे अभी इसको निकालना नहीं है फॉर इंडियन टेरिटरी। गॉट इट? बट इसमें और एक दिक्कत है बच्चों। अब देखो, हमारे देश में जगह की थोड़ी सी कमी होती है ना, थोड़ी ज़्यादा। वी आर डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। गवर्नमेंट ने अगर हमें ये बॉन्डेड वेयरहाउस दिया अपना गुड्स रखने के लिए, तो इस बॉन्डेड वेयरहाउस का स्टोरेज कॉस्ट, रेंट, सिंपली अगर मैं बोलने जाऊँ, लेंगे कि नहीं लेंगे? एब्सोल्युटली लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, ये जो रेंट हमसे लिया जा रहा है ये बॉन्डेड वेयरहाउस यूज़ करने का, ये रेंट हमारा स्टैट्यूटरी ड्यू है या नहीं है? सोचो और मुझे बताओ। यस, एब्सोल्युटली यस। मैम इसका तो ड्यूटी अक्रू हो गया है ना, जैसे ही मैंने ये जगह यूज़ करना शुरू कर दिया ये ड्यूटी मेरे पर लागू हो जाएगी। जैसे ही ड्यूटी लागू हो गई मेरे लिए ये ड्यू है एंड ये गवर्नमेंट को पे करना है बच्चों, इसके लिए मेरे लिए ये स्टैट्यूटरी ड्यू है। येस, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ड्यू। गॉट इट? पक्का श्योर? 100%? चलो, कमिंग बैक, इसका मैंने रीजनिंग भी दिया है। दिस ड्यूटी इज अक्रूड बट नॉट ड्यू। इट बिकम्स ड्यू व्हेन द गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फॉर द होम कंजम्पशन। एंड सेम चीज वो जो नेक्स्ट वाला पॉइंट था, इंटरेस्ट एंड द रेंट ओवर द गुड्स विच इज केप्ट इन द बॉन्डेड वेयरहाउस, येस इट इज अ स्टैट्यूटरी ड्यू, क्योंकि अक्रू हो चुका है और लागू भी हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। इफ इट ऑल इट इज नॉट अंडर अ स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पेएबल टू एनी अथॉरिटी, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ड्यू। Custom duty, yes, it is a statutory due which is paid to the government. Got it? पक्का श्योर? गुड। डिस्प्यूटेड ड्यूज के बारे में हम लोगों को क्या लिखना है? हमको सिर्फ इतना लिखना है कि इसके ये कहाँ, कौन से एक्ट, अमाउंट, ईयर, फोरम क्या है। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, mere representation is not a dispute. What is mere representation? You know, कई बार आपके ग्रुप में भी एक आध जन ऐसे होंगे जो सिर्फ नॉर्मली बोलते भी है ना, तो हमको लगता है कि अरे चिल्ला क्यों रहे हो। होता है ऐसे, अपने घर पे किसी के ना किसी का आवाज़ ऐसा होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा भी आवाज़ कई बार ऐसा लगता है लोगों को, है ना। मैं तो ऐसे नॉर्मली भी बात करती हूँ तो बच्चे आकर मैंने, मैम चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कहा अरे डांट नहीं रही हूँ, ये तो मेरा आवाज़ ही ऐसा है। होता है ऐसा, है ना। तो फ्रैंकली स्पीकिंग अगर कंपनी ने खाली अपना पॉइंट रखते हुए कोई रिप्रेजेंटेशन किया है कोई अथॉरिटी के सामने, कोई कोर्ट के सामने, तो क्या हम लोग उसको डिस्प्यूट मान लेंगे? खाली असेसिंग ऑफिसर ने आओ कभी हवेली पे इंफॉर्मेशन आस्क किया है, समन किया है, तो क्या डिस्प्यूट मान लेंगे? नहीं।
सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्यूट में अ म्योर रिप्रेजेंटेशन, खाली रिप्रेजेंटेशन in front of the department will not be considered as dispute. Got it? Pakka sure? Done, done. Mere representation is not a dispute. Yeah. Days of grace are allowed after the amount is due. So even if the amount falls due on public holiday and it is paid in the next day, basically public holiday आ गया है बीच में and वो next day पे pay किया है, तो it is considered as regular. Okay? मैंने ना मेरा इनकम टैक्स पे नहीं किया, मैं बैंक के पास चली गई, मैंने कहा बैंक एक काम करो ना, गवर्नमेंट के सामने एक लेटर लिख करके दो कि खुशबू मैम के खाते में इतना इनाफ पैसा है कि वो आपका टैक्स भर देगी, चिंता मत करो। मुझे ये बताओ, विल दैट गारंटी एक्ट एज पेमेंट ऑफ ड्यू? नो, नेवर। गॉट इट? सो अगर गारंटी भी दिया है फिर भी अगर अमाउंट 6 महीने से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है तो बाकायदा ये क्लॉज नंबर ए में रिपोर्ट होगा। समझ में आता है? पक्का? शॉर्ट डन। आई एम गिविंग यू माइक्रो मिनट, क्विकली गो थ्रू दिस कंसेप्ट। टिल देन आई विल मेक अ क्वेश्चन फॉर यू। एक क्वेश्चन बना करके आपके सामने पेश करना है मुझे, तो पहले इतना आराम से देख लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए कौन से क्लॉज हो चुके हैं, 4, 5, 6 एंड 7। ये पढ़ने के बाद हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देन एमसीक्यूज। कूल? चलो 1 मिनट का ब्रेक, बेसिकली ब्रेक भी नहीं, आपको रीड करना है। ओके, पहले रीड करो फिर शुरू करते हैं। तब तक के लिए मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ आपके लिए। So yes guys, I am ready with the question. Are you ready with the content? चलिए शुरू करते हैं। So these are the dues. आपको 3 चीज़ें क्राइटेरिया मैच करनी है। फर्स्ट, ड्यू इज अ स्टैट्यूटरी ड्यू और नॉट, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। द अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग और नॉट, वो आपको चेक करना है। एंड अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months, ये आपको चेक करना है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमको रिपोर्टिंग करना है। अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई होता तो रिपोर्टिंग नहीं करना है। गॉट इट? पक्का? स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बोनस हमने क्या पे किया है, मतलब क्या पे करना है, बोनस किसको, एम्प्लॉयज को। ड्यू डेट क्या था, 30th September 2023 वॉज अ ड्यू डेट। आप कौन से साल के लिए ऑडिट हो वो भी मैं बता देती हूँ। दिस इज द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ओके, फ्रॉम 1st April 2023 से लेकर के 31st March 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ऑडिट कर रहे हो फॉर के लिमिटेड। ऑलराइट, चलो। और इसका पेमेंट कब हुआ है, 10th April। बोलो रिपोर्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे? पहले तो ये समझो, क्या ये स्टैट्यूटरी ड्यू है? क्या ये स्टैट्यूटरी ड्यू है? नहीं। अगर ये स्टैट्यूटरी ड्यू है ही नहीं तो क्या इसका रिपोर्टिंग करेंगे? नहीं, 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 नो रिपोर्टिंग। एंड हैड इट बीन द केस ये स्टैट्यूटरी ड्यू होता तो मैं सेकंड कंडीशन पे जाती, क्या ये आउटस्टैंडिंग है? हाँ यार आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31st March, क्योंकि पेमेंट 10 अप्रैल को हुआ है, बराबर। तो 31st March को ये आउटस्टैंडिंग था। अगर 31st March को ये आउटस्टैंडिंग था, क्या ये 6 महीने हो चुके हैं? ये एग्जैक्ट 6 महीने है, मोर देन 6 months भी नहीं है, तो एनी विच वेज रिपोर्टिंग नहीं करना है। अगर ये स्टैट्यूटरी ड्यू होता फिर भी रिपोर्टिंग नहीं करना है। गॉट इट? पक्का श्योर? नेक्स्ट। Custom duty on the goods kept at bonded warehouse
विच इज रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन, क्या ये स्टैट्यूटरी ड्यू है? अगर वो बॉन्डेड वेयरहाउस में होता तो ड्यू लायबल नहीं था, बट ये होम कंजम्पशन के लिए रिमूव कर दिया है तो ड्यूटी लायबल हो चुकी है। अगर ड्यूटी लायबल हो चुकी है, ये कस्टम्स एक्ट के तहत है एंड ये स्टैट्यूटरी ड्यू है। वेरी गुड मैम, अगर ये वर्ड हमने नहीं लिखा होता तो ये स्टैट्यूटरी ड्यू नहीं था। कूल। अब चेक करो क्या ये आउटस्टैंडिंग है। हाँ यार, 31 मार्च को चेक करना है आउटस्टैंडिंग है कि नहीं। पेमेंट हुआ है 10 मई, मतलब 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग था। यस यस यस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई ए, यस। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, यस। अब चेक करो कितने समय से आउटस्टैंडिंग है। अगस्त से आउटस्टैंडिंग है, सो अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 6 महीने तो हो गए। हम लोग चेक करें एज ऑन 31 मार्च, क्या ये पीरियड मोर देन 6 मंथ्स है? एब्सोल्युटली यस। क्या इसका रिपोर्टिंग करेंगे? सी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई। क्या इसका रिपोर्टिंग करेंगे? एब्सोल्युटली यस। गॉट इट? पक्का श्योर? नेक्स्ट, सैलरी टू स्टाफ, मतलब एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देते हैं वो। पहले तो ये बताओ, एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिलती है, आर्टिकल्स की बात नहीं हो रही है, स्टाइपेंड की बात नहीं हो रही है, तो दिल पे पत्थर मत रखो। सैलरी टू स्टाफ ये स्टैट्यूटरी ड्यू है कि नहीं है? नहीं है, ये कोई एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी ड्यू नहीं है, तो किस्सा यहीं का यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये स्टैट्यूटरी ड्यू होता भी, कुछ यहाँ पे अलग चीज़ें होती, तो हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करते 31 मार्च को ये आउटस्टैंडिंग है या नहीं। ये तो 10 मार्च को ही पे हो गया, खत्म बात, फिर भी रिपोर्टिंग नहीं करनी। डन? सो नो रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, टेलीफोन बिल, क्या ये स्टैट्यूटरी ड्यू है? नहीं है। अगर ये स्टैट्यूटरी ड्यू होता, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती इनकम टैक्स, ठीक है, इसका पेमेंट था 1 जनवरी 2022 एंड इट इज नॉट पेड टिल नाउ। इट इज नॉट पेड टिल नाउ। क्या इसका रिपोर्टिंग करते? एब्सोल्युटली यस, इसका रिपोर्टिंग करते हम लोग। तो इसमें 2 गुंजाइश आती है बच्चों। पहला, ये नॉट रेगुलर में आता अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, बट जिस हिसाब से समय दिख रहा है ये 2022 का ड्यू 2024 मार्च तक पे नहीं हुआ है, शॉर्ट चांसेस है कुछ केस चल रहा होगा। असेसमेंट के बिना, बच्चों आपको खुद को पता है ये चीज़, असेसमेंट के बिना कोई ड्यू में अनपेड रख ही नहीं सकती, राइट? सो अगर ये इनकम टैक्स होता, हैड इट बीन द केस यहाँ पे टेलीफोन बिल ना हो करके यहाँ पे इनकम टैक्स होता, तो एब्सोल्युटली इसका रिपोर्टिंग हम करते हैं। 2 जगह पे आता, पहला इधर तो नॉट रेगुलर में अगर यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है, बट 99.99% ऑफ द टाइम द चांसेस विल बी, अगर ये इतना लंबा आउटस्टैंडिंग है 100% कोई केस चल ही रहा होगा, तो ये मोस्टली डिस्प्यूटेड ड्यूज के अंदर आता। यहाँ पे नहीं लिखती हूँ मैं, यहाँ पे इसका आंसर तो आएगा नो रिपोर्टिंग, इसका आंसर आएगा मोस्टली इट विल बी अंडर डिस्प्यूटेड ड्यूज। डिस्प्यूटेड ड्यूज, क्योंकि समय देखो ना बच्चों, आई एम कंसिडरिंग द सेम डेट्स हियर ऑल्सो। ओके, कूल, पक्का श्योर, 100% डन डना डन। सो बच्चों ये था आपके लिए आज का एडिशनल क्वेश्चन। सो क्विकली कॉपी दिस कंटेंट, साथ साथ में ये टेबल बना लो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द MCQs ऑफ क्लॉज नंबर 4, 5, 6 एंड 7। कूल, रेडी? चल शुभ शुरुआत करते हैं हमारे MCQs से। तो MCQs हमें शुरू करना है फ्रॉम क्लॉज नंबर 4। तो क्लॉज नंबर 4 का पहला सवाल है ये, while reporting under clause number 4 which of the following is correct? मैंने लास्ट टाइम आपको बोल करके रखा था प्रीवियस क्लास में कि whenever you read a question make sure that you understand कि क्वेश्चन क्या पूछा है, which of the following is correct, which of the following is incorrect, what is a requirement. Okay, the auditor should report the nature of non-compliance, maximum amount outstanding during the year, and the amount outstanding as on the balance sheet date in respect of the director only,
in respect of director and any person in whom the director of the company is interested. Amount in respect of directors only, but यहाँ पे क्या है, the report should be made for the non-compliance and the amount outstanding only as on the balance sheet date, not during the year. The auditor should report the non-compliances and the amount outstanding as on the balance sheet date in respect of the directors and any person in whom the director concerned is interested. और आपका समय शुरू होता है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अरे मैम ये तो हमने कारों में पढ़ा ही नहीं. बच्चों, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम योर लॉ. ठीक है. सो ये 185 से मैंने क्वेश्चन लिया है, आपके लिए फरमाया है, बनाया है. सो मेक श्योर दैट यू अप्लाई योर ब्रेन्स एंड देन लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट चॉइस. बोलो ऑप्शन ए, बी, सी या डी. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. 185 के तहत जो रिपोर्टिंग जाता है बच्चों, दैट इज विथ रिगार्ड्स टू द नॉन कंप्लायंस, नेचर, अमाउंट. अमाउंट भी कौन सा, दोनों ही. अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर एंड एज एट द ईयर एंड. इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम, इन रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्टर एज वेल एज जो कोई कंपनी है जहां पे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड. ठीक है. सो राइट चॉइस इज ऑप्शन नंबर बी. चलो नेक्स्ट. While reporting under clause number 4, which of the following is correct? Again, correctness के ऊपर question है. Under this clause, the auditor is required to report on the compliances of section 186 of the Act to the extent it relates to the loans made during the year. Under this clause, the auditor is required to report on the compliances of section 186 of the Act in respect of the loans, guarantees or providing any security in connection with the loan by the company to any person or any other body corporate. Under this clause, the auditor is also required to report the compliances with 186, which governs with giving of loans, guarantees, providing any security by the company to any person or any other body corporate, यहाँ तक तो सेम था, and acquiring the securities of any other body corporate. Option number C के बाद आता है option number D. Under this clause, auditor is required to report on the compliances same with the loan given by the company to any person. बताओ 186. Again this question is from law. सो डोंट वरी कि आपने ऑडिट में ये नहीं पढ़ा है. इट इज़ ओके. मैं आपको MCQ इसी के लिए करवा रही हूँ सो दैट आपका लीगल प्रोविजन भी स्ट्रांग हो जाए. राइट. वंस यू नो द लॉ, वंस यू नो द कंप्लायंस, यू विल बी एबल टू जज व्हाट इज नॉन कंप्लायंस. राइट. सो चलिए बताओ व्हाट इज द राइट चॉइस. ए, बी, सी या डी. टेक योर टाइम. क्या लग रहा है? ड्यूरिंग द ईयर, एनी पर्सन, body corporate, क्या होगा? And the right choice is option number C. Yes, 186 actually deals with loan, guarantee, providing any security in connection with the loan by the company to any person or to any body corporate and acquiring securities in any other body corporate. तो 186 is a big section actually. सो लॉ के प्रीवियस में अगर लॉ के प्रोविजन में देखने जाऊँ तो 186 इज एज गुड एज अ सेपरेट चैप्टर. ठीक है. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की टिपिकल क्वेश्चन समाप्त होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 कंसर्न्स कवर द फॉलोइंग मेन आइटम्स. नेचर ऑफ डिपॉजिट एंड द पर्सन, nature of deposit, terms by the company and the persons, manner and extent of deposit insurance, all of the above. सोच समझ करके, ये CPT नहीं है कि हर बार all of the above should be the right answer. All right? सोच समझ करके जवाब दीजिए. Tell me. Yeah. Clause number 5 deals with, and the right choice is option number B. It actually deals with deposit, terms and conditions of the acceptance from its members and the person other than members. So basically
यहाँ पे नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। किससे एक्सेप्ट करना है ये भी हमको कंसर्न नहीं है, ये वाला चीज़ हम लोग कंसर्न करते हैं कि नेचर क्या है, टर्म्स कंडीशन क्या है, कंपनी ने किसके पास से ये डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, पर्सन बीट मेंबर और एनी पर्सन अदर देन मेंबर्स। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट चॉइस। ये सारा चीज़ जो आपको टिपिकल लग रहा है ना, मेक श्योर दैट आप अपने ही ऑडिट सार जो अपनी किताब है एग्जाम ओरिएंटेड बुक, उसमें नोट डाउन करके रख रहे हैं, नोटबुक में नोट डाउन करके रखें एज पर द पॉइंट्स टू बी नोटेड। ठीक है, क्लॉज 6 के बेसिस पे क्वेश्चन, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द फॉलोइंग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, whether cost records are made and maintained, whether the prescribed cost accounts and the records are made and maintained regularly, whether there are any qualifications observation to cost audit report, all of the above. सोचो किस चीज़ के बारे में रिपोर्टिंग करना था एंड बेस्ड ऑन द पॉइंट ऑफ रिपोर्टिंग हमको कौन से बातों के बेसिस पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगना है, बताओ। अब वेट, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम वाई क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, क्वेश्चन आया ना कि मैम इसके लिए मैं क्यों, इसका तो रिपोर्टिंग। बेटा हमने सिर्फ इतना बोला है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर किस चीज़ का लोगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर इज अ काइंड ऑफ प्रूफ दैट आपने सारी की सारी खोज खबर की है। सो यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग किस चीज़ का करेंगे। अगर क्वेश्चन ये होता है रिपोर्टिंग किस चीज़ का करेंगे तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स वेदर दे आर मेड एंड मेंटेन, बट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, मैं ऑडिटर हूँ, मैं कंपनी के पास गई हूँ, तो ये जो भाई साहब डायरेक्टर है राजू भाई, इनके पास से मैं कौन सा लेटर लूंगी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, उनको बोलूँगी सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किया, सर कोई क्वालिफिकेशंस तो नहीं है, सर कॉस्ट ऑडिट हुआ ना, अब मैं रिपोर्टिंग कॉस्ट ऑडिट का भले ना करूँ बट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, आंसर इज ऑल ऑफ दी। गॉट इट? पक्का श्योर? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग लेवल अप करते जाएंगे। ओके, क्लॉज नंबर 7 पे आपको मैंने वो मास्टर क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है, सो वी डोंट हैव एनी अदर MCQs विद रिगार्ड्स टू दैट, मैंने आपको वो ऑलरेडी क्वेश्चन करवाया है, आई होप आपने लिखा होगा, राइट गाइस। तो यहाँ पे हमारा क्लॉज नंबर 7 समाप्त होता है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब हम लोग आज का लास्ट क्लॉज ऑफ रिपोर्टिंग पढ़ लेते हैं, दैट इज विथ रिगार्ड्स टू अनरिकॉर्डेड इनकम। गाइज लेट मी टेल यू ऑल, नवंबर 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, मैंने जब ये पढ़ाया था तभी बच्चों को बोला था कि बच्चों दिस इज अ न्यूली इंसर्टेड क्लॉज। ये क्लॉज 2016 कारो रिपोर्टिंग में नहीं था, 2020 के रिपोर्टिंग में है एंड ये नवंबर 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है कॉन्सेप्ट समझो, एज एन ऑडिटर यू नीड टू रिपोर्ट ऑन अनरिकॉर्डेड इनकम। मैम मतलब आपने वो वाली मूवी देखी, कौन सी थी वो, रेड वाली मूवी, अजय देवगन जी जाते हैं वो सर के यहाँ पे एंड घर में से ना, जहाँ पे वो पहले तो ढूंढते पैसा नहीं मिलता है, बट देन यू सी वो पिलर फाड़ते हैं, सीलिंग फाड़ते हैं एंड देन दे सी मनी 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 ऑल अक्रॉस। देखा वो मूवी? अगर नहीं भी देखा तो ऐसे स्पेशल 26 मूवी देखा होगा आपने। जब भी इनकम टैक्स ऑफिसर किसी पर्सन, किसी एसएससी के घर पे रेड करते हैं, रेड, उस टाइम पे जो पैसा बरामद, जो पैसा जमा होता है, आपको क्या लगता है वो पैसों पे उस इंसान ने, उस एसएससी ने टैक्स भरा है? नहीं भरा है ना। वो पैसा जमा हो करके इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा पैसा ही पैसा होगा, इतना ज़्यादा पैसा है, वो कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब कंसेप्ट कुछ ऐसा है, अगर मुझे ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड इनकम मिली, एज पर इनकम टैक्स रेड हुआ, पैसा मिला, तो इस टाइम पे कंपनी को क्या करना चाहिए? जिस टाइम पे पैसा मिला, करंट अकाउंट्स में, करंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि ये उस टाइम का, ये 8 साल पहले की इनकम थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, ये अभी उसका जवाब है। ये 2 साल पहले की इनकम है, बिकॉज ऑफ असेसिंग ऑफिसर, बिकॉज ऑफ द इनकम टैक्स रेड ये पैसा आया है, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था वो इस साल में मैं जस्ट कर रही हूँ। तो बस उसी अनरिकॉर्डेड इनकम के बारे में आपको रिपोर्टिंग करना है। गॉट इट? देखो
वेदर एनी इनकम एस्केप्ड टैक्स, व्हाट इज एस्केप्ड, जिस पे टैक्स नहीं भरा है इन द प्रीवियस ईयर्स, कोई भी सालों में, अंडर इनकम टैक्स, इफ यस द सेम हैज बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड, कौन से साल में मैम, इन द करंट ईयर, इन द करंट ईयर, गॉट इट, पक्का श्योर, 10% यस। चलो इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। The meaning of undisclosed income is referred from which act? Benami transaction, Companies Act, Companies Rules, sorry, Income Tax Act, and then Income Tax Rules, 1962. And the right choice is, इसके बारे में तो सीधा सीधा जवाब आ जाना चाहिए आपका। Very well done. The answer is option number C. That is income tax. डन, परफेक्टो, एकदम डन डनाडन। तो ये था छोटा सा प्रोविजन। एक बार पूरा ये कारो का क्लॉज हो जाने के बाद वी आर गोइंग टू सी द रियल कारो 2020 का रिपोर्टिंग फॉर एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। एंड ऑल्सो गाइज जैसे ये हो जाएगा वी आर गोइंग टू रन थ्रू सम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ कारो। डन, चलिए गाइज, सो आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होने वाली है आपसे अगले क्लास में, जहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं क्लॉज नंबर 9। क्लॉज नंबर 9 इज अ बिट बिग क्लॉज, तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 5 रिपोर्टिंग है, तो ये क्लॉज नंबर 9 पढ़ेंगे एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपके लिए एक और एडिशनल होमवर्क रहेगा। प्लीज़ रिवाइज ऑल द प्रीवियस क्लॉजेस, also go through all the important sections of the Companies Act which we have already completed. I hope the section list is also made. So this is CA Khushbu Girish Sanghvi signing off. You all keep studying, keep revising, be safe, take care, bye bye.